अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। स्टार्ट करते हैं अपना फोर्थ लेक्चर, सेकंड लेक्चर ऑफ दिस वीक। और हमारा ये बेसिकली सिक्स्थ लेक्चर है इस आफ्टर मिड टर्म। और अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना पार्टनरशिप का जो हमारा रिमेनिंग जो पोर्शन रह गया था हम उसे कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर के अंदर। बेसिकली मैं पहले थोड़ा सा बता दूं कि हमने पढ़ा क्या था लास्ट लेक्चर के अंदर, और उसके बाद जो है हम फर्दर देखेंगे कि हमने इस लेक्चर में क्या क्या कवर करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पार्टनरशिप स्टार्ट किया हुआ है, 10th चैप्टर है ये आपकी बुक का। और इसके बाद जो है हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी जिसके अंदर नॉट अ लीगल एंटिटी। इसके अंदर बताया गया हुआ है कि आपकी जो फर्म होती है, बेसिकली पार्टनरशिप के अंदर जो कंपनी बनती है, पार्टनरशिप जो होती है उसे फर्म कहते हैं। तो इसके अंदर वो कह रहे हैं कि नॉट अ लीगल एंटिटी, तो ये कोई लीगल एंटिटी नहीं होती। जैसे एक मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जैसे कंपनी जो होती है वो एक प्रॉपर अपने नाम से बनती है, उसके ऊपर अगर केस होता है तो कंपनी के ऊपर केस होता है। इस तरह से कंपनी का जो ऑनर होता है, जो कंपनी की ऑनरशिप होती है, जो भी पर्सन होता है वो उसकी एक अलग एंटिटी होती है। तो इस तरह से फर्म की कोई एंटिटी नहीं होती, फर्म कोई एंटिटी नहीं होती, ये पार्टनर्स के नाम से चलती है, पार्टनर्स ही इसे चलाते हैं फर्दर, और ये बेसिकली उसके नाम से बनती है और उसी के नाम से ख़त्म होती है। तो ये कोई ज़्यादा एंटिटी या एंटरप्राइज नहीं बनती। ये एक करेक्टरिस्टिक देखी थी। इसके बाद जॉइंट कमर्शियल एंटरप्राइज, तो ये दो या दो से ज़्यादा बंदे मिलके एक जॉइंट वेंचर बनाते हैं, जॉइंट एक फर्म बनाते हैं जिसको हम पार्टनरशिप का नाम देते हैं। इसकी थर्ड सेकंड करेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद नंबर ऑफ पार्टनर्स हमने पढ़ा था कि कम से कम 2 और मैक्सिमम 20 होते हैं अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 1984, जबकि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग इसमें कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। कम से कम 2 और ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं है, पर लेकिन हमें कंपनी बताती है, कंपनी का एक्ट बताता है कि अगर इसके अंदर 20 से जैसे ही बढ़ते हैं तो वो जो है आप प्राइवेट कंपनी जो है कन्वर्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। सो आप ये हम यहाँ पे एजम्पशन ले सकते हैं कि कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 20। इसके बाद शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। आपका जो प्रॉफिट होता है या आपका लॉस होता है उसको पार्टनर्स जो हैं वो जो है एक डिसाइडेड रेशियो के साथ आप इसमें जो है स्प्लिट करते हैं, बेसिकली डिवाइड करते हैं। उसके बाद राइट टू मैनेज, हर एक पार्टनर के पास ये राइट होता है कि वो मैनेज करे, और या फिर एक ही पार्टनर जो है दूसरे बाकियों के बिहाफ के ऊपर वो मैनेज कर रहा होता है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल, कैपिटल की कंट्रीब्यूशन होती है बेसिकली इसके अंदर। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसके अंदर क्या होती है कि कोई भी कितना भी कैपिटल लेके आ सकता है, और जो जितना कैपिटल लेके आएगा और जो जितने, इसके लाजमी नहीं है कि हर एक कैपिटल लेके आए, पर लेकिन कुछ स्किल्स के अकॉर्डिंग भी हायरिंग की जाती है। कुछ स्किल्स के अकॉर्डिंग, मतलब किसी का कोई एक्सपीरियंस है पर्टिकुलर फील्ड के अंदर ज़्यादा है बिजनेस के अंदर, तो उसको उस स्किल की बेस के ऊपर पार्टनर बनाया जाता है और उसको डिसाइडेड रेशो उसको दी जाती है। तो आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो कैपिटल फॉर्म में भी, आप अगर एक्सपीरियंस है तो उस फॉर्म में भी आप पार्टनर बन सकते हो अगर आप कोई पार्टनरशिप बना रहे हो। तो इसमें अंदर एजेंसी का एक रिलेशनशिप क्रिएट होता है जिसके अंदर सारे जो पार्टनर हैं एक दूसरे के बिहाफ के ऊपर बेसिकली काम कर रहे होते हैं, कंपनी के बिहाफ पे काम कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर एजेंसी का भी एक रिलेशनशिप बनता है पार्टनर्स के बिटवीन। रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर ऑफ शेयर, इसके अंदर पार्टनरशिप के अंदर बाकी पार्टनर्स को बताए बगैर आप उस पार्टनरशिप के शेयर जो हैं वो एक दूसरे को किसी और पर्सन को दे नहीं सकते, किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो ये इसकी एक इम्पोर्टेंट फीचर है कि आप जो है अपने शेयर जो है वो किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इसके बाद जो है नाइन्थ जो है अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर, कि इसमें हमने देखा था कि अगर फर्म जो है, अगर पार्टनरशिप जो है किसी जगह पे फंस जाती है और उसने कोई डेट देना है, तो उस डेट को पूरा करने के लिए पार्टनर के पर्सनल जो एसेट्स होते हैं उसको सेल आउट करके भी वो डेट पूरा किया जाएगा। पहले डेट देखा जाएगा कि किस तरह से वो एसेट्स को सेल करके
पूरा हो जाता है। अगर वो तब भी नहीं होता तो पार्टनर्स की जो पर्सनल एसेट्स होते हैं, जो घर की प्रॉपर्टी होती है ना, पर्सनल को उनको कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है, बेसिकली उनको देना पड़ता है फॉर द सेक ऑफ डेट को उतारने के लिए। इस तरह से ड्यूरेशन ऑफ लाइफ ऑफ पार्टनरशिप ये डिपेंड करता है आपकी जो पार्टनर्स हैं उनकी डेथ के ऊपर, उनकी इंसैनिटी के ऊपर, कि दो पार्टनर हैं, एक पार्टनर की डेथ हो जाती है और दूसरा पार्टनर फिर उसको रन नहीं कर पा रहा, तो वो पार्टनरशिप वहीं पे खत्म हो जाएगी। इसके अलावा पार्टनरशिप खत्म होती है एट विल के ऊपर, कि एक पार्टनर्स की मर्जी होती है, पार्टनर्स अपनी मर्जी से उसमें ऐड होते हैं, पार्टनर्स अपनी मर्जी से उससे निकल सकते हैं। तो ये पार्टनर्स की फुली एक उनके पास अथॉरिटी होती है, एक उनकी विल होती है कि वो अपनी मर्जी से इसमें ऐड हो सकते हैं और अपनी मर्जी से इससे निकल सकते हैं। तो इस तरह से पार्टनरशिप की ड्यूरेशन जो है वो खत्म होती है, मतलब एक पार्टनरशिप एंड होती है। इसके बाद हमने देखा था कि किस तरह से एक पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है, जिसके अंदर एक हमने देखा था कि दोनों पार्टनर्स का नाम, उनके फादर्स का नाम, उनकी एक डेट बताई जाती है कब ये स्टार्ट हो रही है, और एक पूरा का पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है जिसके अंदर डिफरेंट चीज़ें लिखी जाती हैं कि किस तरह से हम अकाउंट मैनेज करेंगे, किस तरह से हम बिजनेस मैनेज करेंगे, क्या क्या लिखा जाएगा, किस किस ने क्या मैनेज करना है, कौन कितना कैपिटल जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा, कैपिटल का पोर्शन कंट्रीब्यूट करेगा, प्रॉफिट जो है वो हम किस तरह से डिवाइड करेंगे। तो ये सारा कुछ लिखने के बाद, और अगर हमने सारा कुछ लिख दिया है अपने अकॉर्डिंग, हमने हर चीज़ वहाँ पे ऐड कर दी है, तो फिर भी हम एक लास्ट हमने इसमें इसके अंदर पढ़ी थी assumption कि अगर कुछ रह जाता है तो वो हम अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग जो जो रूल्स अप्लाई होते हैं पार्टनरशिप के ऊपर, तो हम उसे जो है फॉलो करेंगे या उसी को ही आगे लेकर चलेंगे। सो यहाँ तक हमने पढ़ा था, एट द एंड जाके साइन हो जाते हैं और पार्टनरशिप डीड बन जाती है दो पार्टनर्स के दरमियान, जितने भी पार्टनर्स हैं उनके दरमियान। सो यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था। मैं डिवाइड इसलिए करवाया ताकि हम एक गो थ्रू हो जाए चैप्टर से, और उसके बाद जो है हम प्रॉपर जो है जो हमें पढ़ना उसके ऊपर आ जाए। सो अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली काइंड्स ऑफ पार्टनर्स। डिफरेंट किस्म के पार्टनर्स होते हैं। द फॉलोइंग आर द काइंड्स ऑफ पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द लाइबिलिटी। मतलब कुछ लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग उन्होंने बताए हैं कुछ सबसे पहले हमारे पास आते हैं पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, शेयर्स ऑफ प्रॉफिट एंड एक्सेट्रा। सो शेयर ऑफ प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, लाइबिलिटी, डिफरेंट के अकॉर्डिंग, डिफरेंट चीज़ों के अकॉर्डिंग डिफरेंट पार्टनर्स होते हैं। यहाँ पे बताया गया एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर कौन होता है? अ पार्टनर हु टेक्स एन एक्टिव पार्टनर इन द मैनेजमेंट, कि जो मैनेजमेंट में पार्ट लेता है, जो काम करता है, बेसिकली जो मैनेजमेंट के अंदर आके ड्यूटी परफॉर्म करता है, मैनेजमेंट में किसी न किसी रोल को परफॉर्म कर रहा होता है, उसको हम एक्टिव पार्टनर कहते हैं। ही टेक्स मच इंटरेस्ट इन द अफेयर्स ऑफ अ फर्म। वो डेफिनेटली, जैसे मैंने बताया कि वो फर्म के काम के अंदर मुदाखलत कर रहा होता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा होता है और उसको मैनेजमेंट को संभाल रहा होता है। सच एज पार्टनर गिव पब्लिक नोटिस ऑफ हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द फर्म इन ऑर्डर टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द लाइबिलिटी। इस तरह के जो पार्टनर होते हैं इसको नोटिस देना पड़ता है जब अगर उसने अपनी जब उसको जो छोड़ना हो 3 मंथ पहले, जैसे हमने पढ़ा था कि 3 मंथ पहले, क्योंकि ये बहुत एक्टिव पार्टनर है, ये सारे काम ही बेसिकली ये परफॉर्म कर रहा है, तो बेसिकली जब इसे छोड़ना है तो इसको 3 मंथ पहले नोटिस देना पड़ेगा। 3 मंथ पहले बताना पड़ेगा कि मैं जो हूँ कंपनी छोड़ रहा हूँ, मैं पार्टनरशिप कुछ छोड़ना चाह रहा हूँ, मैं रिटायर हो रहा हूँ, तो ताकि हमें उनको नुकसान ना हो। इज आल्सो वर्किंग पार्टनर, इसको हम वर्किंग पार्टनर भी कहते हैं। स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है? वन हु डज नॉट टेक एन एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट। स्लीपिंग पार्टनर जो कि मैनेजमेंट के अंदर इतना एक्टिव नहीं होता, उसको हम स्लीपिंग पार्टनर या डोरमेंट पार्टनर भी कहते हैं। सच पार्टनर ब्रिंग्स ओनली कैपिटल, ये बंदा सिर्फ पैसे लेके आता है, सिंपल सा, और इसका मैनेजमेंट में इतना रोल नहीं होता इन द बिजनेस। ही इज आल्सो लाइबल फॉर द क्रेडिटर, तो ये जो है क्रेडिटर को पे करने का भी जिम्मेदार होता है, पर लेकिन ये मैनेजमेंट में कोई किरदार अदा नहीं करता। ऑफ द फर्म लाइक अदर पार्टनर्स, ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू सर्व पब्लिक नोटिस बिफोर रिटायरमेंट। सो ऊपर हमने देखा था कि एक्टिव पार्टनर के लिए लाजमी है कि वो एक नोटिस दे पब्लिक को जब वो छोड़ना चाह रहा है, बाकी पार्टनर्स को बताए 3 मंथ पहले। पर लेकिन इसी तरह से अगर स्लीपिंग पार्टनर जो है वो छोड़ने जा रहा है तो उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस या कोई बाउंडिंग नहीं है कि वो कंपनी छोड़ सकता है किसी भी टाइम के ऊपर। इसके बाद आता है नॉमिनल पार्टनर, वन हु lends his name
एंड रेपुटेशन टू द फर्म इज कॉल्ड नॉमिनल पार्टनर। जिसका सिर्फ नाम इस्तेमाल हो रहा होता है, ऐसा पार्टनर जिसका सिर्फ नाम इस्तेमाल किया जाता है, who does not invest in business, ये बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता, he does not take a part in the management, ना ही इसका मैनेजमेंट के अंदर कोई पार्ट होता है लाइक अदर पार्टनर जैसे दूसरे पार्टनर्स का होता है। he does not get शेयरिंग प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट के अंदर भी कोई शेयरिंग नहीं होती, बट ही इज रिगार्डेड एज ए पार्टनर इन द आई ऑफ लॉ, पर लेकिन ये लॉ के अकॉर्डिंग उनका पार्टनर ही होता है। ही इज लाइबल टू आउटसाइड फॉर डेट ऑफ द फर्म, ये कुछ ना कुछ कंपनी के डेट जो होते हैं बाहर के, उनको उनका जिम्मेदार होता है कि वो उसका पूरा करेगा। तो बेसिकली ये इसका एक नाम अच्छा होता है, इस वजह से यानी कि इसको हाई किया जाता है कि आपका नाम अच्छा है, तो हम आपको पार्टनर बनाना चाहते हैं कि हम सिर्फ आपका नाम इस्तेमाल करेंगे तो आप सिर्फ हमारा पार्टनर बन जाए, ना आपको कैपिटल देना है और ना ही आपको मैनेजमेंट में कोई रोल प्ले करना है, आप सिर्फ हमारे इसलिए पार्टनर होंगे क्योंकि हम आपके नाम को इस्तेमाल करके जल्दी जो है ग्रो करेंगे। उसके बाद है सीनियर पार्टनर, ये डेफिनेटली जिनको ज़्यादा टाइम हुआ होता है, जिनकी एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, वो इनको सीनियर पार्टनर्स कहते हैं। अ पार्टनर हु हैज़ मोर इन्वेस्ट द बिजनेस इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग एंड रिसीव मोर प्रॉफिट इन द इज कॉल्ड अ सीनियर पार्टनर, और उसको प्रॉफिट भी ज़्यादा लेते हैं, ये ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर इनका मार्जिन भी ज़्यादा होता है, इसलिए इन्हें सीनियर पार्टनर कहते हैं। ही ड्यूज टू एक्सपीरियंस एज कैपेसिटी, इनकी इन चीज़ों की वजह से इनको सीनियर पार्टनर कहा जाता है। इनकी एज ज़्यादा होती है, इनका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, इनकी कैपेसिटी काम करने की ज़्यादा होती है, इनके पास स्किल्स ज़्यादा होते हैं। प्ले द मेजर रोल इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, मैनेजमेंट के अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे होते हैं अपनी एज की वजह से, अपने एक्सपीरियंस की वजह से, अपने स्किल्स की वजह से, इसलिए इनको एक स्पेशल नाम दिया गया जो कि सीनियर पार्टनर है। इसके बाद जूनियर पार्टनर, सेम अपोजिट कर लें सीनियर पार्टनर को। A junior is just the opposite of the senior partner. Normally, he is a young man with less investment. इसका पैसा कम लगा हुआ होता है, इसके पास नॉलेज कम होती है, इसके पास स्किल्स कम होती है। Due to small investment and less experience, he receives a nominal share in the profit. तो इसको एक रीजनेबल जो इसका प्रॉफिट बनता है इसकी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग वो उसको बेसिकली प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, ऐसे पार्टनर जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाते हैं। He is such a partner who shares the profit of the firm, but he is not liable for the losses. ये ऐसे पार्टनर्स होते हैं जो कि कंपनी के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के हकदार होते हैं और ये किसी भी किस्म का लॉस बियर नहीं करते। A sleeping partner may be a partner in the profits only. स्लीपिंग पार्टनर भी हम जो हैं वो इसी तरह की चीज़ों को एंजॉय करते हैं, जो लॉसेस को बियर नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ को एंजॉय करते हैं, प्रॉफिट को। He is a इक्वली लाइबल टू द आउटसाइड लाइक द अदर पार्टनर्स, पर लेकिन ये बाहर की किसी चीज़ को उतना ही जिम्मेदार होंगे जितने कि बाकी पार्टनर्स हैं। तो यहाँ पे हमें दो और कैटेगरीज दिखाई गई हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, एक माइनर होता है और एक सीक्रेट पार्टनर होता है। माइनर कौन होता है? अ माइनर इज अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड, हमें पता है कि माइनर कौन होता है कि इसकी एज से कम होती है। To form a partnership, there must be an agreement among the partners who has wants to enter. The partnership must be competent up to the contract. तो ये लाजमी है कि हर एक जितने भी पार्टनर्स, वैसे तो आप माइनर को बनाते नहीं है पार्टनर, पर लेकिन अगर माइनर को बनाते हैं तो सबकी कंसल्टेशन लाजमी होती है, सब उस चीज़ के ऊपर रजामंद हो, सब उसको जो है एग्री हो उस चीज़ के ऊपर कि माइनर को हम बनाना चाह रहे हैं तो वो बना सकते हैं। एज ए माइनर इज नॉट अ competent to contract, वैसे तो वो competent नहीं है, so he cannot become a partner, तो बेसिकली वो पार्टनर बन ही नहीं सकता, बट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, बट लेकिन अगर सारे पार्टनर इजाजत दे देते हैं कि कोई बात नहीं, मे बी ही मे बी एडमिटेड द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप, तो वो पार्टनरशिप की बेनिफिट्स उठा सकता है बाय एन एग्रीमेंट विद हिज गार्डियन। तो वो अपने पेरेंट के या किसी को गार्डियन को लेके आता है और उसकी भी हाफ के ऊपर वो एंटर करता है और वो अपने उस पार्टनरशिप से कुछ ना कुछ फायदा उठा सकता है। तो ये बेसिकली कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि माइनर पार्टनर होता है उसके लिए। इसके बाद सीक्रेट पार्टनर, ही इज अ पार्टनर हु मेंबरशिप एज अ केप्ट सीक्रेट फ्रॉम आउटसाइडर, ये वो पार्टनर होता है जो कि अब कुछ सीक्रेट होल्ड करके रखता है। ही टेक्स एन एक्टिव पार्टनर, मैनेजमेंट के अंदर इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फर्म के अंदर। ही इज लाइबल फॉर डेट भी पे करता है ऑफ द फर्म लाइक अदर पार्टनर, पर लेकिन ये एक सीक्रेट पार्टनर होता है जो कि आसानी से शो नहीं किया जाता कि ये हमारा पार्टनर है। तो ये बेसिकली हमने कुछ कैटेगरीज देखी हैं, कुछ काइंड्स देखी हैं पार्टनर्स की, बिल्कुल सिंपल सी काइंड लिखी है, बिल्कुल सिंपल सी इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो और इसको क्लियर कर सकते हो। तो फिर भी कोई क्वेश्चन या क्यूरीज हैं तो आप पूछ सकते हो।
आगे जो है राइट्स ऑफ पार्टनर्स। अब पार्टनर्स के पास क्या क्या राइट होता है? राइट्स ऑफ पार्टनर्स, सबसे पहला जो उनका राइट होता है, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स। पार्टनर्स के दरमियान द पार्टनरशिप एक्ट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप। तो वो कुछ लाइबिलिटीज एंड ड्यूटीज देती है पार्टनर्स को। राइट टू शेयर प्रॉफिट, कि वो प्रॉफिट को शेयर करें। एवरी पार्टनर हैज राइट टू शेयर इक्वली इन द प्रॉफिट। अब हर एक पार्टनर का ये राइट है कि वो जितनी उसने इन्वेस्टमेंट की है, या फिर 50-50 दोनों की इन्वेस्टमेंट है, तो दोनों का ये राइट है कि वो 50% प्रॉफिट के हकदार भी हैं फर्म के अंदर, इररिस्पेक्टिव ऑफ इस अमाउंट कैपिटल कंट्रीब्यूशन। और ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी, बेसिकली सिंपली समझा दी मैंने आपको कि जितना आपने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया हुआ है, कंट्रीब्यूशन आपकी कैपिटल की है, जितना आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आपका क्या होगा, वो आपका प्रॉफिट डिजाइन होगा। राइट टू इन्वेस्ट ऑन कैपिटल, अ पार्टनर इज नॉट इंटाइटल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑन हिम। राइट टू, अब आपने जो कैपिटल दिया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट का राइट भी आपका है, मतलब आप उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट लेना चाहो वो भी ले सकते हो। अ पार्टनर इज नॉट इंटाइटल्ड टू रिसीव, अब वो कह रहा है कि नहीं ले सकते, कि वो जिसने कैपिटल दिया है आपके पास ये राइट नहीं है कि आप उसके ऊपर इंटरेस्ट लें। पार्टनर इज नॉट इंटाइटल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम। तो आप प्रॉफिट लोगे, बेसिकली आपने जो, आप किसी कंपनी को उधार नहीं दे रहे कि जिसके ऊपर आप जो वापस लेना है और उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट लेना है। बेसिकली आप अपनी ही फर्म के अंदर और अपने ऊपर ही जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट आप जो है ना वो चार्ज नहीं करोगे। सिंपल सा मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा था कि ये वाला वो कॉन्सेप्ट नहीं है कि कंपनी लेता है जिसको ऑनर जो है वो उधार देता है और उसके बाद इंटरेस्ट भी उसे चार्ज करता है। इसके बाद राइट टू इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस, अ पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू रिसीव 6% एडवांस के अंदर 6%। अब वो कह रहे हैं कि अगर आपने कुछ कैपिटल इन्वेस्ट किया, इंटरेस्ट आप जो ले रहे हो ऑन एनी लोन मेड बाय हिम टू द पार्टनरशिप। अब एज ए लोन अगर कुछ पे कर रहे हो आप, एज ए लोन जो है आपको कहा जाता है, पार्टनर कहते हैं कि तुम एज ए लोन कंपनी में इन्वेस्ट करो, तो लोन के तौर पे जो आपने इन्वेस्टमेंट की है, जो आपने पैसा लगाया, उसके ऊपर आप 6% इंटरेस्ट ले सकते हैं, अनलेस इट इज एग्रीड टू सच इंटरेस्ट वुड अलाउड। तो ये डिपेंड करता है, वैसे तो 6% अलाउ होता है अकॉर्डिंग टू लॉ पर, लेकिन आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं अपनी जो आपकी पार्टनर्स हैं उनके साथ कंसल्टेशन करके, उनसे अलाउ करवा के। राइट टू टेक पार्ट इन मैनेजमेंट, अब हर एक पार्टनर के पास राइट होता है कि वो बिजनेस के अंदर उसको राइट है कि वो कंट्रीब्यूट करे, उसके मैनेजमेंट में हिस्सा ले। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ अ बिजनेस को कंडक्ट करने के अंदर हर एक का राइट है कि वो उसके अंदर कंट्रीब्यूट करे, वो उसके अंदर जिम्मेदार हो सकता है उसकी मैनेजमेंट के अंदर। राइट टू बी इंडेमनीफाइड, इसके अंदर वो बता रहा था पार्टनरशिप मस्ट इंडेमनीफाइड एवरी पार्टनर इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट मेड बाय हिम। तो हर एक ने क्लियर करना है कि वो उसका पार्टनर है एंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकर्ड बाय हिम द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। तो वो हर एक अपनी खुद से जिम्मेदारी ले कि मैं इसका पार्टनर हूँ और इस फॉर्म के अंदर जितनी भी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर अकॉर्डिंग टू लॉ जो लगाई जाएंगी मैं उसको भी पूरा करूंगा। राइट टू इंस्पेक्ट बुक, वो हर पार्टनर के पास ये राइट है, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू चेक द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म एंड टू बी गेट द कॉपीज। अब जो भी इस फर्म का पार्टनर है उस पार्टनर के पास एक राइट है कि वो कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देख सकता है, वो कभी भी उनको एनालाइज कर सकता है, कभी भी उनकी कॉपीज बना सकता है, कभी भी उनको ले सकता है। तो अगर वो इसका पार्टनर है तो उसके पास एक राइट होता है। राइट टू एडमिट एंड एक्सपेल पार्टनर्स, किसी को ऐड करना है किसी को निकालना। अ न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड इन द फर्म, कोई नया पार्टनर नहीं आ सकता। एन ओल्डर कैन नॉट बी एक्सपेल्ड, और कोई पुराना निकाला नहीं जा सकता फ्रॉम द फर्म विदाउट द प्रायर कंसल्ट ऑफ ऑफ। जब तक सारे एक पार्टनर्स के साथ बात नहीं होती, सारों की कंसल्टेशन नहीं होती, तब तक किसी को ना ऐड किया जाता है, ना किसी नए पार्टनर को रखा जाता है और ना ही किसी नए पार्टनर को निकाला जाता है। सो ये आपके पास बेसिकली सबके पास राइट होता है कि सबकी कंसल्टेशन के बाद किसी को भी ऐड किया जाए या किसी को भी निकाला जाए। राइट टू गिव ओपिनियन, हर एक को राय देने का हक होता है। नेचर ऑफ पार्टनरशिप, बिजनेस कैन नॉट बी ऑल्टर्ड विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ ऑल द पार्टनर। जब तक सारे पार्टनर्स की अप्रूवल नहीं मिल जाती तब तक आप पार्टनरशिप को चेंज नहीं करते।
पार्टनरशिप डीड किसी भी आप शिप को चेंज नहीं करते जब तक आप सबसे पूछ नहीं लेते। इसके बाद है राइट टू कलेक्ट डेट। अब हर एक का है कि मतलब हर एक के ऊपर जिम्मेदारी है कि उसने डेट के लिए जो है कंट्रीब्यूट करना है, उसने डेट के ऊपर हेल्प करनी है, मतलब जो उसका हिस्सा बनता है वो उसने देना है। अ पार्टनर हैज एन इम्प्लाइड राइट टू कलेक्ट पार्टनरशिप डेट एंड टू रिसीव फॉर पेमेंट। इसके बाद राइट टू एक्ट एन एजेंट। तो हर एक की जिम्मेदारी है, हर एक का राइट है, हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एज एन एजेंट जो है वो जो फर्म के अंदर काम करे और सबके बिहाफ के ऊपर वो खुद को रिप्रेजेंट करे, फर्म के बिहाफ के ऊपर खुद को रिप्रेजेंट करे। एवरी पार्टनर कैन एक्ट एज एन एजेंट ऑन द बिहाफ ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स। सो कोई भी पार्टनर जो है वो जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो बाकियों के बिहाफ के ऊपर बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है एंड बाइंड अदर पार्टनर्स टू हिज एक्ट। और वो बाइंड होता है बाकी पार्टनर्स के एक्ट के ऊपर। राइट टू बी consulted. Every partner has right to consulted and heard before a matter is decided. तो हर एक कंसल्टेशन प्रोवाइड कर सकता है, अपनी जो है अपनी राय दे सकता है और उसके पास बेसिकली राइट होता है। सो बिल्कुल सिंपल सा राइट्स ऑफ पार्टनर्स के कुछ कॉन्सेप्ट बताए गए हैं कि ये पार्टनर्स के पास राइट्स होते हैं कि जब वो पार्टनरशिप के बिजनेस के अंदर आ जाते हैं तो उनके पास कुछ राइट्स आ जाते हैं जिसकी बिना के ऊपर वो एक्ट कर सकते हैं कंपनी पार्टनरशिप के अंदर। इसी तरह से कुछ पार्टनर्स की ड्यूटीज भी होती हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक है बेसिकली पार्टनर्स की ड्यूटीज। सबसे पहला है ड्यूटी टू वर्क डिलिजेंटली। आपकी ड्यूटी है, ये आपके ऊपर फर्ज है कि जिम्मेदारी है। एवरी पार्टनर मस्ट यूज नॉलेज एंड स्किल्स बेनिफिट फ्रॉम द। आपने फर्म को नॉलेज देना है और उसको अपनी स्किल्स देनी है ताकि वो फायदेमंद रहे। ही मस्ट कंडक्ट द बिजनेस with the best of his ability and secure maximum benefits। आपने अपनी बेस्ट एबिलिटीज दे के बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना है, ये आपकी ड्यूटी है। ड्यूटी टू बी जस्ट एंड फेथफुल। आप उसके साथ ईमानदार रहो, आपकी ये सबसे मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट ड्यूटी है। एवरी पार्टनर मस्ट बी जस्ट एंड फेथफुल टू हिज को पार्टनर्स। कि वो जो अपने दूसरे पार्टनर्स हैं जो साथ जो पार्टनर उसके साथ काम कर रहे हैं तो उनके साथ लायबल रहे, उनके साथ फेथफुल रहे, बेसिकली उनकी हेल्प करे और उनको जो भी ईमानदारी के साथ एक्ट कर सकता है वो करे, मतलब उनको डॉश ना करे। ही मस्ट ऑब्जर्व utmost good faith and fairness towards other partners of the firm। सो बेसिकली वो वही चीज़ें रिपीट करें जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने किसी के साथ गलत बयानी नहीं करनी है, आपने सच्चाई के साथ यानी कि रहना है और बाकी पार्टनर्स को सच से लेके चलना है, उनके साथ उन पे ट्रस्ट करना है और उनका ट्रस्ट बनना है। बेसिकली ये आपकी फेथफुल ड्यूटी है जो कि आपने करनी होती है। इसके बाद ड्यूटी टू रेंडर अकाउंट्स। एवरी पार्टनर मस्ट रेंडर ट्रू एंड प्रॉपर अकाउंट। हर एक पार्टनर जो है उसका एक प्रॉपर अकाउंट होता है फॉर हिज को पार्टनर्स। इट मीन्स ईच पार्टनर मस्ट हैव रेडी टू एक्सप्लेन द अकाउंट्स ऑफ द फर्म एंड प्रोड्यूस वाउचर इन द स्पोर्ट्स ऑफ द एंट्रीज। सो हर एक जो है वो जो उसकी एंट्रीज होती हैं वो उसको देख सकता है, उसको चेक कर सकता है, ये हर एक की ड्यूटी होती है। उसके बाद ड्यूटी टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। आपसे अगर कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वायर की जाती है, कोई इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है तो आपकी ड्यूटी है कि बिना क्वेश्चन किए आप उसको उस पर्टिकुलर पार्टनर को वो राइट रखता है कि वो देख सकता है, पूछ सकता है, तो आप उसे प्रोवाइड करें। एवरी पार्टनर मस्ट गिव फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट द फर्म टू हिज को पार्टनर। कि अगर आपसे कोई इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है तो आपका पार्टनर तो आप उसे फुली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। अ पार्टनर बीइंग एन एजेंट ऑफ हिज पार्टनर्स मस्ट नॉट कंसील एनी इन्फॉर्मेशन। आप कोई इन्फॉर्मेशन छुपा नहीं सकते किसी भी तरह की, ये आप गलत करेंगे अगर पार्टनरशिप के अंदर वो जो है पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट जाएगी ये चीज़, अगर आप कोई चीज़ कंसील कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, कोई ऐसा सीन कर रहे हैं। आफ्टर दैट ड्यूटी टू इंडेमनीफाई। इट इज फर्म सफर एनी लॉस। अगर फर्म कोई लॉस फेस कर रही है ड्यू टू विलफुल नेग्लिजेंस ऑफ फ्रॉड ऑफ एनी पार्टनर। किसी भी पार्टनर के फ्रॉड की वजह से, किसी भी पार्टनर की गलती की वजह से फर्म कोई लॉस बियर कर रही है, द पार्टनर कंसर्न विद द कंपनसेट द फर्म एंड अदर पार्टनर्स। पर लेकिन आपको फिलहाल वो कंपनसेट करना और अब बाद में उसके फ्रॉड के ऊपर या बाद में उसकी जो नेग्लिजेंस है उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। पर लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपकी उसकी नेग्लिजेंस के ऊपर आपको एक्शन लेना है। ड्यूटी नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट। अब आपकी ड्यूटी क्या है, पार्टनर शुड नॉट मेक एनी सीक्रेट प्रॉफिट बाय द कमीशन। तो आप किसी भी तरह का ऐसा कोई कमीशन या कोई ऐसा प्रॉफिट गेन नहीं कर सकते जो कि बाकी पार्टनर्स को नहीं पता, जो कि जो है उस आपकी
लॉ के अकॉर्डिंग वो उसमें नहीं आता। After that, it does not have it. If he does so, he will have to return it to the firm. अगर आपने कुछ ऐसा किया है तो आपने वो फर्म को रिटर्न करना है। ये आपने अगर इस तरह का प्रॉफिट गेन किया तो वो फर्म आपको वापस करना होगा फर्म को, और बाकी पार्टनर्स को वो कंसल्टेशन के साथ वापस करना होगा। इसके बाद क्या है, ये हमारा बेसिकली लास्ट है, ड्यूटी नॉट टू यूज फर्म्स प्रॉपर्टी। आप a partner must not employ the firm's property। अब वो बता रहे हैं कि आप जो आपकी जो प्रॉपर्टी है, फर्म की जो प्रॉपर्टी है फॉर इस पर्सनल यूजर बेनिफिट। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है कि जो प्रॉपर्टी फर्म की है, जो ऑफिस, जो प्रॉपर्टी है, कोई भी चीज़ फर्म ने पार्टनर से मिलकर ली हुई है और उसके ऊपर फर्म का काम होता है, तो उसको आप अपने पर्सनल बेनिफिट या प्रॉफिट के लिए किसी भी तरह के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके बाद ड्यूटी नॉट टू स्टार्ट अनदर बिजनेस। आपकी ड्यूटी है कि आप कोई और बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते सर। आप पार्टनर्स शुड नॉट विदाउट द कंसल्ट ऑफ हिज को पार्टनर्स, अपने को पार्टनर की कंसल्टेशन के बगैर आप किसी भी तरह का बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, उसमें इंगेज नहीं हो सकते आप इन बिजनेस विद ओपन या सीक्रेटली, या फिर आप उसको खुल के भी नहीं कर सकते और छुपा के भी नहीं कर सकते। आपको बाकी पार्टनर से कंसल्टेशन लेनी है, उनकी परमिशन लेनी है। जब वो अलाउ करें तो फिर आप जो है वो उसके तरफ जा सकते हैं, जिस तरह से भी जाना चाहें। विच कम्पीट द पार्टनरशिप बिजनेस, ड्यूटी टू एक्ट विद इन अथॉरिटी। एवरी पार्टनर मस्ट एक्ट विद द अथॉरिटी गिवन टू हिम। हर एक पार्टनर की एक ड्यूटी है कि अथॉरिटी गिवन, जो उसको अथॉरिटी दी गई है, जो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो वो उस अथॉरिटी को कंप्लीट करे, उस अथॉरिटी को यूज करते हुए अपने एक्ट को कंप्लीट करे। सो बिल्कुल सिंपल से कॉन्सेप्ट लिखे गए हैं, बिल्कुल सिंपल सी पार्टनर्स की ड्यूटीज बताई गई हुई हैं। अगर आपकी कोई क्वेश्चंस या क्यूरीज हैं तो वो आप डायरेक्ट आस्क कर सकते हो, पूछ सकते हो। अभी तक जो है हमारे उसके बाद से मिड के बाद से हमारे 3 चैप्टर्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हुए हैं, और तीनों चैप्टर इस तरह के हैं जो आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं पे अपनी मैनेजमेंट, जो आपकी बेसिकली फाइनेंस एंड मैनेजमेंट जो आपका लाइन है, जो आपकी कोर्सेज हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं आपने ये थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ होता है। सो आपको पढ़ने में आसानी होती है, बेसिकली हम पढ़ क्या रहे हैं। सो अगर कोई क्वेश्चंस या क्यूरीज हैं तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो, पूछ सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग आपको इतना हार्ड नहीं है ये पढ़ना या समझना। हमेशा अपने सामने बुक रखो ताकि आपकी जो चीज़ें हैं वो साथ साथ क्लियर हो, ताकि आपकी जो डेफिनेशन है वो समझ आ रही हो। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन या क्यूरीज समझ नहीं आती, कोई प्रॉब्लम होती है, आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे, तो आप पूछा करो। क्योंकि इवन अ सिंगल स्टूडेंट्स जो है, मुझे मिड से पहले से भी कभी किसी का मैसेज नहीं आया कि ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है। मिड के बाद भी कोई यानी कि रिस्पांस नहीं होता कि आप लोगों की तरफ से कि आप लोग पढ़ भी रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। 2 ही रिजल्ट्स होते हैं इसके, या तो आपको सारा समझ आ जाता है या तो आपको बिल्कुल ही समझ नहीं आता। बाकी गॉड नोज बेटर कि आप किस तरह से क्या लेके चल रहे हो। अगर कोई क्वेश्चन या क्यूरीज होती हैं, बहुत सारी क्वेश्चन या क्यूरीज होती हैं, उसके विदाउट बंदा नहीं सीख सकता, तो काइंडली आप क्वेश्चन या क्यूरीज किया करें ताकि आपको उसके अकॉर्डिंग कुछ नॉलेज डिलीवर किया जा सके और आपका ही उसके अंदर फ़ायदा हो। सो अभी इसको वाइंड अप करते हैं, उसको क्लोज करते हैं। बेसिकली हमारे 3 चैप्टर हो चुके हैं, और अगर कोई क्वेश्चन या क्यूरीज हैं वो आप पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।